ये जीपी बन रहा है? क्या ये जीपी बन रहा है? तो बिल्कुल जीपी बन रहा है। वन में हेलो अटेंशन प्लीज। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली आज हम लोग देखेंगे एपी एंड जीपी इन फिजिक्स, यूज ऑफ एपी एंड जीपी इन फिजिक्स। काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है फिजिक्स में एपी और जीपी। एपी का तो बोल सकते हो कि कहीं एक दो जगह काम आता है, मतलब बहुत कम काम आता है, लेकिन जीपी जो है वो बहुत सारे चैप्टर्स में एंट्री मारते हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा कि जीपी का इस्तेमाल आप फिजिक्स में कैसे कर सकते हो। 3 क्वेश्चंस है, काफी अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में आया वो क्वेश्चन है। तो उसको भी बताऊंगा और समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से जीपी का इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में कर सकते हैं। ऑल्दो सीखते हैं एपी को, उसके बाद सीखेंगे जीपी, फिर क्वेश्चन को करेंगे। एपी क्या होता है इस चीज को सीखिए सबसे पहले। देखो बोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ है, तुमको उस पर ध्यान देना नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उस बातों को समझे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं अभी आपको? एपी समझाना चाह रहा हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसको समझाना चाह रहा हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, और ये सीक्वेंस एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। इस तरीके से ये अरेंज होता है कि आप पहले में अगर कोई पार्टिकुलर नंबर जोड़े और दूसरा डिजिट आपके पास आ गया, ठीक है, फिर तीसरा डिजिट जो होगा उसको आपको फिर से वही नंबर जोड़ करके लाना होगा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। जैसे एक सीरीज लेते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं। एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं, लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से एक सीरीज है। देखो तो क्या लग रहा है कि वन में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 3 मिलेगा, फिर 3 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, फिर 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। अगला टर्म क्या होगा इसका? तो अगला होगा 13। फिर तू 11 में 2 जोड़ेगा तो 13 मिलेगा, फिर अगला क्या मिलेगा? 13 में 2 जोड़ेगा फिर से तुमको 15 मिलने वाला है। तो क्या देख रहे हो कि दो कंसेक्यूटिव नंबर जो हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है यहाँ 2 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, और इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है? 2 है। बाकी आगे भी इसी तरीके से ये डिफरेंस बना रहेगा। तो आप देख सकते हो कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस माने अंतर, जो अंतर है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं ऐसे सीरीज को? एपी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ, एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर in order in which the difference between any two consecutive number is a constant value। कुछ नहीं कहना चाह रहा है, बोल रहा है ये एक तरीके का सीरीज है जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब दो लगातार जो नंबर होंगे उनके बीच का जो वैल्यू होगा, जो डिफरेंस का वैल्यू होगा वो क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। और यहाँ के लिए वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? यहाँ के लिए कांस्टेंट वैल्यू 2 है। यहाँ के लिए कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 2 है। ये बात आपको समझ में आ गया? ये एपी का एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल ऐसा ही हो सकता है सर? नहीं, एग्जाम्पल ऐसा भी आपके पास हो सकता है। लिखा हुआ है 50, यहाँ लिख दिया 48, यहाँ लिख दिया क्या 46, यहाँ लिख दिया 44। ऐसे करते करते ये लगातार घटते जा रहा है। देखो तो ठीक से देखो, इसमें वैल्यू बढ़ रही थी लगातार, इसमें वैल्यू घट रही है। देखो इसमें 2 है ना, 2 अगर घटा लोगे, ठीक है, इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा अपने पास क्या? ये। इसमें से 2 घटाओगे तो ये आएगा, इसमें से 2 घटाओगे तो फिर तुम्हारे पास ये आएगा। बात -2 और +2 का नहीं है, बात ये है कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ये भी क्या है? एपी है। इसमें कुछ नोटेशन है, जैसे ए लिखेंगे जहां भी उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ए क्या होगा? तो इस वाले एग्जाम्पल में ए का वैल्यू 1 होगा, फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है? ए कहलाता है। और इस वाले एपी में आपका जो ए होगा फर्स्ट टर्म, वो कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और डी निकालते कैसे हैं? तो आप डी निकाल सकते हो T2 माइनस T1 करके, T2 माइनस T1 करके, और आप निकाल सकते हो T3 माइनस T2 करके, और आप निकाल सकते हो T4 माइनस T3 करके। दैट मीन्स अगले में से पिछले को क्या कर लेना है? घटा लेना है। तो यहां के लिए आप अगर डी का वैल्यू निकालो, यहां के लिए डी का वैल्यू निकालो तो वो कितना होगा? देखो 3 माइनस 1 करोगे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा।
5 में से 3 करोगे माइनस, फिर भी 2 मिलेगा। यहाँ भी कितना है, 2 है। मतलब हर एक, यही तो कांस्टेंट है, कॉमन जो वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस है, वही क्या है, कांस्टेंट है। तो डी भी आपको समझ में आ गया। ए एन को मैं समझाता हूं। ए एन nth टर्म होता है और एस एन नंबर ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, सॉरी सम ऑफ द फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन ये होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, तुम्हें ए समझ में आ गया, तुम्हें डी समझ में आ गया। अब बात यह है कि दोनों एपी का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, इसका वैल्यू लगातार बढ़ रहा है। ऐसे एपी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं। और इसका वैल्यू लगातार क्या कर रहा है, घट रहा है। तो ऐसे एपी को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग, है ना। ऐसे एपी को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग एपी। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो इसमें डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। कैसे, तो तुम करोगे डी निकालने के लिए 3 - 1 2 प्लस 2 आएगा। 5 - 3 प्लस का कितना आएगा, 2 आएगा। और डिक्रीजिंग जो डीपी बोल रहा हूं मैं डिस्प्ले पिक्चर, व्हाट्सएप डीपी का बात कर रहा हूं, है ना। चलो कोई बात नहीं, है ना, एपी का बात कर रहा था। यहां से क्या लिखेंगे, डी। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे, तो निकाल के देख लो। 48 में से 50 घटाओगे -2, 46 में से 48 घटाओगे क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा फिर से यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल है अपना एपी का, डिक्रीजिंग एपी का और इंक्रीजिंग एपी का। अब सवाल है इंक्रीजिंग एपी कैसे देखेंगे सर, वैल्यू लगातार बढ़ेगा या आप चेक कर लेना कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा। डिक्रीजिंग जो एपी होगा वो कैसे पहचान पाएंगे, वैल्यू लगातार घटेगा या फिर आप बेटर तरीका चेक कर लो कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जो आपको लिखने लायक इसमें बातें लग रही है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं आता हूं और आपके सामने डिस्कस करता हूं ए एन, या फिर इसको टी एन से भी दिखाते हैं, और उसके बाद एस एन जो है इस पर मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हाँ, आगे बढ़ते हुए चीजों को कंटिन्यू करते हैं। क्या मैं डेफिनेशन मिटा दूं, क्या मैं डेफिनेशन मिटा दूं, अच्छा नहीं अभी रहने देता, है ना, या मिटा देता हूं, ठीक है। डेफिनेशन से क्या काम है, समझ में आ गया कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा, है ना, वो क्या होगा, अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, और डिनोट करेंगे किससे, डी से। डिनोट करेंगे किससे, डी से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किस पे, ए एन पे, ठीक है, और बात करते हैं किस पे, एस एन पे। दो चीजें हैं, नाम क्या है, ये है nth टर्म इन एपी, और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इन एपी, है ना। तो सबसे पहले देखो, तो मैं बात करता हूं ए एन का, ठीक है। इसको टी एन से भी कई लोग दिखाते हैं। देखो तो अगर फर्स्ट टर्म को मैं मान लू ए, क्या मान लू ए, या फिर ऐसे चलो एपी का अगर बात करेंगे तो उसमें n टर्म होंगे। यहां से T1 लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं, T3 लिख सकते हैं, T4 लिख सकते हैं, T5 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे डॉट 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 क्या कर दो, Tn कर दो। इसी को हम लोग an से भी दिखाते हैं, है ना, मतलब nth टर्म, ठीक है। Tn से दिखा लो, an से दिखा लो, बात क्या है, सेम। अच्छा देखो, तो अगर इसको मैं a मान लूं तो आपको क्या लगता है कि जो T1 है वो a है, तो T2 क्या होगा, a प्लस डी हो जाएगा। T3 क्या होगा, a प्लस 2d हो जाएगा। और ये क्या होगा, a प्लस 3d हो जाएगा। देखो तो फर्स्ट टर्म a है, तो सेकंड टर्म क्या है अपने पास, a प्लस d। थर्ड क्या है, a प्लस 2d। फोर्थ क्या है, a प्लस 3d। मतलब एक कम करके लिख रहे हैं। ओ नहीं सर, ये कैसे, हम तो मान ही नहीं सकते हैं। तो एक एग्जांपल कंसीडर कर ले भाई, 1 3 5, है ना, 7 11 डॉट 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 लगा दे, ये एपी का सीरीज है। देखो तो अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो सेकंड टर्म कब मिलेगा, जब पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है उस एपी का, जोड़ देंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा 1 प्लस 2 दैट इज 3। इसको निकाल करके देखो तो पहला टर्म है, और तुमको नहीं लगता क्या कि एक डिफरेंस इसमें ऐड हुआ है ना। इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या था, 2 था, और इसके बीच का डिफरेंस भी क्या है, 2 है। इसमें ऐड किया एक, है ना, एक डिफरेंस दैट इज 2, तो ये मिला। फिर इसमें ऐड करेंगे इसके डिफरेंस को तो मिलेगा 5। मतलब देखो तो 2 बार डी ऐड होगा क्या, फर्स्ट में ऐसे इसमें एक बार डी ऐड हो रहा है, लेकिन अगर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बात करें तो 2 बार डी ऐड हो रहा है क्या, इसलिए क्या लिखा, 2d लिखा, तभी तो तीसरा टर्म मिल रहा है। चेक करके देख लो, a कितना है, 1 है,
2 और यहाँ से 2 5 आ रहा है, थर्ड टर्म है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। फोर्थ में वही बात है ना, पहले के रिस्पेक्ट में देखो तो 3 बार डिफरेंस ऐड करना होगा, फिफ्थ रहेगा 4 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे करते करते अगर nth टर्म लिखना हो तो हम नहीं बोल सकते क्या, a, देखो तो पहला है तो a है, दूसरा है तो d है, तीसरा है तो 2d है और चौथा है तो 3d है। दैट मीन्स एक कम करके हो रहा है। मान लो कि कोई एपी में n टर्म है तो क्या मैं इसको फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं लिख सकता क्या? अरे नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता, वही तो an है या फिर tn बोलते हैं उसको। तो tn दैट मीन्स nth टर्म इन एपी, या फिर an वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और Sn क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, वो उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आप लोग याद कर लेना, n/2 वैसे 10th में पढ़ा होगा, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या इसको ठीक से देखो तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, n/2, देखो तो a को 2a को क्या लिख सकता हूं, a प्लस a, और प्लस में क्या है n माइनस 1 इंटू में क्या d। तो देखो तो यहां से Sn बराबर क्या लिख सकते हैं, n/2। इतना को मैं an या tn लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस an। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला जो nth टर्म है उसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा। Sn का या तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का, या फिर आप ये याद कर सकते हैं, या फिर आप ये याद कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये कहानी रहा। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन से आपको एपी का सवाल करवा के, है ना, क्वेश्चन से आपको एपी का सवाल करवा के, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन से आपको एपी समझा के, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे लिए खुशी की बात है, मिटा सकता हूँ इसको। और एक टीचर की अनंत इच्छा होती है ना, बोर्ड भरते ही बच्चे जल्दी लिखे और वो बोर्ड को क्या कर दे, साफ कर दे। ठीक है, तो ये अनंत इच्छा होती है एक शिक्षकों की। क्वेश्चन 1 एपी पर, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, जीपी। एपी इंपॉर्टेंट है, हाँ उतना नहीं है। जीपी इंपॉर्टेंट है क्या, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, जैसे कोई एपी सीरीज दे दिया 1 3, वही लेता हूं एग्जाम्पल, ठीक है, रट के आ मास्टर, हाँ मैं रट के आऊं, ठीक है, यहां से 7 9 11 ऐसे चलते हैं, है ना। अब ध्यान से समझ, इसमें बोला निकालने के लिए, बोला निकालो A10 निकाल, मतलब 10th टर्म निकालना है। और दूसरा बोल दिया कि सम निकालो पहले 15 टर्म का, सम निकालो पहले 15 टर्म का। ये कितना होगा और ये कितना होगा, कैसे निकालोगे? तो an इजिकल टू जानते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होगा इसमें, तो देखो तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो A10 जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a क्या है 1, तो यहां से 1 प्लस n कितना, तो n 10 है ना। देखो ना, बोला 10th टर्म चाहिए, दैट मींस n दे दिया 10, तो यहां से 10 माइनस 1, और देखो तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। तो A10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, देखो तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 18 और 1 19 हो जाएगा, तो ये आ गया कितना 19। अब चलो निकालते हैं क्या, पहले 15 टर्म्स का सम निकालते हैं। यहां से क्या लिखेंगे, Sn इजिकल टू n बाय 2, Sn इजिकल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से देखो तो क्या निकालना है, S15 निकालना है, तो 15 बाय 2, और यहां से सिंपली क्या लिख सकते, 2 इंटू 1, देखो ना 2 और a का वैल्यू कितना 1 है, प्लस n कितना होगा, इस वाले के लिए n देखो तो कितना है 15 है, पहले 15 टर्म का बोला है सम निकालने को, तो n माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सिंपली S15 निकालेंगे 15 बट्टा 2, और देखो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना अपने पास, ये हो जाएगा 14, तो 2 से गुना करेगा 28, तो 30, है ना। तो सिंपली कटेगा ये, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, है ना, ये तुम्हारे 225। ठीक है, चलिए तो ये अपने पास ओवरऑल एपी रहा।
एपी आपको समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताएं, है ना, यहाँ से समझ में आ रहा है, या फिर आपको थोड़ा इस तरीके से समझाना चाहिए, इस तरीके से। अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप ये मत बोलोगे ना कि सर, है ना, मेरी तारीफ मत किया करो, बट एक चीज करो, है ना, सजेशन जो है वो दो, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं चीजों को काफी बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं जीपी को। ठीक है, अब हम लोग किसको देखेंगे? जीपी को। मैंने बस आपको डेफिनेशन देने के लिए कुछ लिखा है, ऐसा नहीं है कि ये चीज लिख दिया तो पहले इसी को देखना है। बस देख लो एक बारी, मैं समझाऊंगा आपको, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अभी तो ध्यान देना ही नहीं है इस पर कि क्या हमने लिखा है बोर्ड पे, सोचना ही नहीं है। समझते हैं जीपी को, एग्जाम्पल से समझते हैं जीपी को कि एक्चुअल में जीपी जो है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या संदेश दे रहा है हम लोग को। जैसे मैं एक सीरीज लिखता हूं यहाँ पर, ठीक है, लिखता हूं 1 2 4, है ना, यहाँ लिखता हूं 8, और यहाँ लिखता हूं क्या 16, और यहाँ पे लिख देता हूं 32, क्या लिख देता हूं 32, ऐसे करते करते, है ना, या फिर और लिख देते हैं 64, क्या लिख देते हैं 64, ऐसे करते करते, है ना, ये सीक्वेंस आगे चल रहा है। देखो तो ठीक से, क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? नो, दिस इज नॉट एपी। क्यों? एपी में क्या होता है कि जैसे कोई कॉमन डिफरेंस है, उसको ऐड करो तो नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। 1 में, है ना, समथिंग कुछ ऐड करके मान लो कि 2 आया, तो 1 में 1 को ऐड करोगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 1 ऐड करो 3 आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है 4 है। दैट मीन्स ये एपी नहीं है। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है, पता है क्या? देखो तो 1 में 2 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 2 आया, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 4 आया, फिर 4 में 2 का मल्टीप्लीकेशन किया तो अगला टर्म आया, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो अगला टर्म आया, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो अगला आया, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो अगला आया। दैट मीन्स आपको क्या लग रहा है कि जो पहले वाला वैल्यू है उसमें समथिंग मल्टीप्लाई होकर के बाद वाला आ रहा है, और बाद वाला में वही समथिंग का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अगला टर्म आ रहा है, फिर उसमें वही समथिंग से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अगला टर्म आ रहा है। और पता है ये जो समथिंग मैं बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। और इसको दिखाते आर से, इसे दिखाते आर से। दैट मीन्स जीपी कैसा सीरीज है, तो इसमें एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टर्म हम लोग जान पाते हैं, तो एक तो ये जीपी का एग्जांपल हुआ। और भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1/4 लिख दिया, ठीक है, यहाँ 1 है, 1/4 लिख दिया, 1/, है ना, 1/, मान लो यहाँ पे लिख दिया अपने पास, है ना, 16, यहाँ लिख दिया 1/64, ठीक है। इस तरीके से अरेंज कर दिया, इस तरीके से क्या कर दिया? अरेंज कर दिया, एक जीपी को इस तरीके से अरेंज कर दिया। सबसे पहले देखो तो ये जीपी है या नहीं, सबसे पहले देखो ये जीपी है या नहीं। ये बिल्कुल जीपी है। एक में 1/4 का गुना लगाओगे तो 1/4 मिल जाएगा। फिर देखो तो 1/4 में, है ना, 1/4 का गुना लगाओगे, ठीक है, तो तुमको क्या मिलेगा? 1/16। फिर 1/16 में अगर 1/4 का गुना लगाओगे तो क्या मिल जाएगा? 1/64 मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या समझ में आ रहा है कि सर इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है, इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है, और इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है। तो जब पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगला नंबर मिले तो ऐसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं जीपी। क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो अपने पास आर क्या हो गया? यहाँ है कॉमन रेशियो 2, यहाँ क्या है? 2 है। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास? 1/4। कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं? कॉमन रेशियो आर जो है उसको निकालते हैं T2/T1 करके, है ना, T3/T2 करके, है ना, T4/T3 करके। दैट मीन्स अगले टर्म में डिवाइड करते हैं उसके पिछले टर्म से, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं? कॉमन रेशियो। तो यहाँ निकाल के चेक कर लो, आर निकालोगे T2 क्या हो जाएगा? 2/T1 1, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ निकाल लो आर का वैल्यू, T2 क्या है अपने पास? 1/4,
और यहाँ पे T1 क्या है 1, तो ये कितना आ गया, सिंपली आ गया R का वैल्यू 1/4। क्या आ गया 1/4। देखो तो 1/16, इसको फिर डिवाइड करोगे 1/4 से, है ना, 1/4 से, फिर से आएगा कितना 1/4। तो कॉमन रेशियो ऐसे हम लोग निकालते हैं, अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करके क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जीपी का डेफिनेशन मैंने कुछ लिखा है, पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है जीपी इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। एपी और जीपी दोनों 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 सीक्वेंस का टाइप है, वो एक तरीके का सीक्वेंस है ना। तो जीपी इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस वेयर ईच सक्सेडिंग टर्म का मतलब हुआ बाद वाला, वेयर ईच सक्सेडिंग टर्म is produced by multiplying each preceding term। सक्सेडिंग का मतलब आगे वाला, है ना, और अपने पास जो प्रीसीडिंग है इसका मतलब पीछे वाला, by a fixed number, और वो फिक्स्ड नंबर को क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। देखो ना, हर एक सक्सेडिंग टर्म में देखो तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, एक कॉल है, चलो छोड़ दो इसको, उसमें एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना। देखो तो इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो हर एक सक्सीडिंग टर्म तभी मिल सकता है जब प्रीसीडिंग टर्म में एक पर्टिकुलर कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यू का क्या लगा है, मल्टीप्लिकेशन लगा है ना, विच इज कॉल्ड कॉमन रेशियो एंड दिस प्रोग्रेशन इज आल्सो नोन एज जीपी, है ना। ये अपने पास क्या है, जीपी। ये अपने पास क्या है, जीपी है। आप सिंपली बोल सकते हो जीपी में ये एक सीक्वेंस है जिसमें हर एक अगला टर्म तभी मिलेगा जब एक फिक्स पर्टिकुलर नंबर से पिछले टर्म में हम लोग मल्टीप्लिकेशन लगाएं। कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये है ओवरऑल अपने पास जीपी का कॉन्सेप्ट, है ना। अब बात करेंगे टीएन पे कि टीएन क्या होगा, और बात करेंगे एसएन पे। एसएन इसका बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, एसएन इसका क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लिख लीजिए। अच्छा एक चीज देखो तो, जहां जैसे एपी में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, सेम वैसे ही यहां पर भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। कैसे समझिएगा, इसमें वैल्यू लगातार बढ़ रही है तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग जीपी। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग जीपी। और इसका खास बात है कि इसका जो कॉमन रेशियो आर है वो ज्यादा होगा 1 से, है ना। देखो ना 1 से क्या है ज्यादा, और इसमें वैल्यू लगातार घट रहा है, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग जीपी। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग जीपी बोलेंगे। और इसमें जो कॉमन रेशियो होगा वो 1 से छोटा होगा। देखो ना इसका कॉमन रेशियो क्या 1/4, 1 से छोटा ही तो है। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लिया। अब इसको मिटा करके, है ना, मैं बात करता हूं टीएन पे और बात करता हूं इस पे एसएन पे। एसएन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 फार्मूला दूंगा मैं एसएन में, लास्ट वाला फार्मूला बहुत यूज होता है और उसी पे अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। लास्ट में जो भी एसएन का मैं फार्मूला बताऊंगा उसी पर मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं काफी अच्छे से चीजों। सबसे पहले देखते हैं कि टीएन कैसे निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि फर्स्ट टर्म T1 है, सेकंड T2 है, थर्ड T3 है, फोर्थ T4 है, ऐसे करते करते हम लोग कहां चले गए, टीएन पे। कैसे मिल जाता है ये, कैसे मिल जाता है? तो अगर फर्स्ट टर्म A है तो इसमें एक कॉमन रेशियो R का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब इसमें फिर से कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू आर स्क्वायर, तो A इंटू आर स्क्वायर। अब इसमें फिर से कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो A इंटू आर क्यू, तो यहां से आर क्यू। अगला कैसे निकलेगा, फिर इसमें कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगला मिल जाएगा, तो A इंटू आर का पावर 4। ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। हालांकि इंफिनिटी के लिए 3 डॉट दिखाते हैं मुझे पता है, बट फ्लो में 3 से ज्यादा भी बन जाता है ना। तो ये आपने देख लिया। देखो तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ हो। देखो तो क्या लग रहा है तुम्हें कि हर एक में r का पावर 1 से कम है क्या, सॉरी 1 कम है क्या, बिल्कुल कम है। देखो तो सेकंड में 1 है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 0 है। देखो थर्ड में 2 है और इसमें क्या है, 3 है। फोर्थ में और फिफ्थ में कितना है, 4 है। तो क्या टीएन के लिए मैं लिख सकता हूं a r का पावर n-1
पता है यही क्या है, Tn, यही अपने पास क्या है, Tn है। तो यहां से सिंपली बोल सकते हैं Tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ये अपने पास क्या हो गया, Tn हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा Sn का, किसका बात करते हैं, Sn का। Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इन जीपी, है ना, इसका बात करते हैं। देखो दो तरीके से निकालते हैं, दो तरीके से इसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। कब कब निकाला जाता है इसको समझिए। एक तो जब r का वैल्यू 1 से ज्यादा हो, है ना, दैट मीन्स जीपी जो है वो इंक्रीजिंग हो, और एक जब r का वैल्यू 1 से कम हो, दैट मीन्स जीपी क्या हो, डिक्रीजिंग हो। तो जब एपी सॉरी माफ कीजिएगा जीपी, है ना, जीपी बोलना था एपी बोल दिए, जब जीपी इंक्रीजिंग होगा तो एस एन हम लोग निकालते हैं a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 कर, ठीक है। और जब 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 आप बोल सकते हो कि जीपी डिक्रीजिंग हो, तब निकालते हैं a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन आर सॉरी 1 माइनस आर करके। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, ये फॉर्मूला हो गया इंक्रीजिंग जीपी के लिए, और ये फॉर्मूला हो गया आपका डिक्रीजिंग जीपी के लिए, किसका, एसएन का, ठीक है। इतना लिख लो। उसके बाद सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, उस पर भी मैं क्या करूंगा, अभी जस्ट डिस्कशन करूंगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं क्या करूंगा, उस पर डिस्कशन करूंगा। लिखो जल्दी से, है ना, लिखो जल्दी से। लिख लिया, वेरी गुड, मिटा दो उसको। अच्छा वहां पे जगह लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि इसी में कोई तुमसे बोले, इसी में तुमसे कोई बोले निकालो सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म, है ना, सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स इन डिक्रीजिंग जीपी, ऐसा कुछ बोला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तब क्या करोगे, तो देखो फॉर्मूला का डिस्कशन मैथमेटिक्स में काफी अच्छे से हो, फॉर्मूला का डिस्कशन मैथमेटिक्स में काफी अच्छे से होगा। यहां के लिए आप याद रखोगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन डिक्रीजिंग जीपी वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। और फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, और अभी 3 क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद मिटा करके मैं अपना नोट्स खोलता हूं और क्वेश्चन करवाना क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं, है ना। चलिए, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, अगर लिख लिया है बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं मिटा सकता हूं इसको, बिल्कुल मिटा सकता हूं। तो अभी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जीपी का, है ना, फॉर्मूला लगाएंगे किस पे, किसका, जीपी का, और आगे बढ़ेंगे, और आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे, है ना। चलिए ये मेरा नोट्स है, कुछ बच्चे इससे खेल लिए हैं, घर में बच्चे हैं, तो अपना ही नोट्स है, इसमें कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इस नोट्स का, ठीक है, तो आप 8789467739 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं लगेगा इस पे, मैं पहले ही बोल देता, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैं पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन ढूंढते हैं, क्वेश्चन कहाँ पे, ये क्वेश्चन रहा इसका, है ना। क्वेश्चन इसको मैं पहले मिटा दूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन मास m नॉट ड्यू टू ऑल मासेस। देखो तो m नॉट पे नेट फोर्स निकालना है, यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है सभी मासेस के वजह से। कितने मास है, इनफाइनाइट है। देखो तो एक रखा हुआ है 1 पे, एक है 2 पे, एक है 4 पे, और एक अपने पास क्या है 8 पे, और ऐसे ऐसे 1 kg के मास आगे रखे गए, कहां तक, इनफाइनाइट तक रखे गए। तो आपसे पूछ रहा है नेट फोर्स कहां पे, m नॉट पे। आप तो जानते ही होंगे कि अगर दो मास है, यहाँ m1 है और यहाँ पे क्या है m2, डिस्टेंस r है अगर इनके बीच का, तो जो नेट फोर्स होता है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कैसे निकालते, g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर करके निकालते। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। और 11th के बच्चों को थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत हो, बट कोई बात नहीं, आप कॉपी में लिख लेना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे लगेगा। सभी है ना, सभी मासेस के वजह से अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे फोर्स चाहिए, कहाँ पे, m नॉट पे चाहिए, m नॉट कितना है 1 kg,
तो देखो, तो तुम जानते हो कि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है, मतलब सभी मासेस इनको क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो M1 पर जो रखा है, M1 पर, ठीक है, वो इसको खींच रहा होगा इधर कुछ फोर्स से, मान लो उसको F1। देखो, तो यहां पर जो मास है ना, 2 पर जो मास है ना, वो खींच रहा होगा इसको, मान लो F2 से, ठीक है, वो कितना से खींच रहा होगा, F2 से। ये भी इसको खींच रहा होगा, मान लो कितना, F3 से। हालांकि धीरे धीरे फोर्स कम होगा क्योंकि मास सेम है और डिस्टेंस घट रहा है, बट मैं यहाँ एरो बड़ा करके दिखा रहा हूं, तो ये गड़बड़ है मेरा, ठीक है, लेकिन इस चीज को इग्नोर करके चलना। ऐसे करते करते यहां पर जो 1 kg का मास है उसको ऐसा सभी फोर्स क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो सभी का डायरेक्शन सेम होगा। अगर नेट फोर्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 F इंफिनिटी करना होगा। कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो सिंपली यहां से क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो F नेट बराबर, देखो तो F1 क्या होगा, तो G इंटू में, ध्यान से समझिएगा, M1 का वैल्यू क्या होगा, तो इसके और इसके बीच का बात हो रहा है, तो 1 है ना, M1 का वैल्यू कितना होगा, 1, और M2 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, है ना, वो फॉर्मूला लगा रहा, प्लस G, देखो तो इसके और इसके बीच का बात होगा ना, तो यहाँ से 1 इंटू 1 अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये नीट में आया होगा 2013 में, ठीक है। यहां से क्या लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस देखो तो अब फिर क्या करेंगे, जी F3 निकालेंगे, तो यहाँ और यहाँ की बात होगी, यहाँ भी 1 kg, यहाँ भी 1 kg, तो 1 इंटू 1 अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे फिर जी 1 इंटू 1 8 का स्क्वायर होगा। खैर उस चीज को हम छोड़ते, 3 तक ठीक है, निकाल लेते, क्योंकि यहाँ पर जीपी का सीरीज बनने वाला है। F नेट बराबर क्या लिख सकते हैं, जी, देखो तो ये हो जाएगा 1, है ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा, G/4, और ये क्या हो जाएगा, G 4 का स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा अपने पास 16। ऐसे करते करते कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब क्या करो, G को कॉमन खींचो, नहीं भी खींचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो F नेट बराबर G, है ना, ये क्या हो जाएगा, यहां से 1 प्लस 1/4, देखो ये 1 और ये क्या हो जाएगा 1/4, है ना, और ये क्या हो जाएगा 1/16, और ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, है ना, ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब सिंपली ठीक से देखो तो क्या ये जीपी बन रहा है, क्या ये जीपी बन रहा है, तो बिल्कुल जीपी बन रहा है। 1 में 1/4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1/4 है, फिर 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 का, 1/60 है। अब देखो तो ठीक से, तो आपको लगेगा कि ये डिक्रीजिंग जीपी है, और इसमें कॉमन रेशियो जो है, जो आर का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो T2 अपॉन T1, तो 1/4 अपॉन 1, तो 1/4, क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/4 आ जाएगा। तो F नेट बराबर क्या लिख सकते हैं, बताना जरा, ये तो G हो गया। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दे, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A अपॉन 1 माइनस आर, A अपॉन 1 माइनस आर। तो देखो तो G इंटू A का वैल्यू क्या 1, और अपॉन 1 माइनस 1/4, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, F नेट बराबर G, और देखो तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ऊपर में आएगा 3, पलटोगे इसको तो कितना आ जाएगा 4/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4G, है ना, 4G अपॉन 3, ये आपका क्या आंसर है। क्या मिला लेता हूं, आंसर इतना ही है, हाँ बिल्कुल 4G अपॉन 3, ये इसका क्या आंसर, ठीक है। चलो लिखो इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है, बोल रहा है क्या, फाइंड नेट आर इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सर्किट। आपके पास एक सर्किट है, यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 4 लगा हुआ है, यहाँ पर 8 लगा हुआ है, और ऐसे इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। कैसे बनाओगे, ठीक है, कैसे बनाओगे, थोड़ा सा याद करो, पढ़ा होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पढ़ा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखते होगे आर इक्विवेलेंट को R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐसे ऐसे डॉट डॉट, है ना, इनफाइनाइट तक, और इसको लिखते थे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस, एक गाना बज रहा,
छोड़ो कुछ भी वजह, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे डॉट डॉट। और एक चीज देखा, अगर सेम रेसिस्टर रहते होंगे इसमें तो R इक्विवेलेंट बराबर लिखते थे NR, है ना, और इसमें लिखते थे क्या, बताना जरा, अगर इसमें सेम रेसिस्टर रहे तो क्या लिखते थे, R इक्विवेलेंट बराबर R/N, क्या लिखते थे, R/N लिखते थे। तो यहां से सिंपली देखो तो ये तो अकेला है, इसमें दो सेम है और दोनों पैरेलल में है, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बताना जरा, R/2। देखो तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एक जैसे 4 है और सभी पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा R/4। और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/8। और ध्यान से तुम समझोगे, अगर तुम ध्यान से समझोगे, है ना, तो तुमको एक बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ पर दिखाई देगा। तुम ऐसे इसी सर्किट को लिख सकते हो, यहाँ पर सिंगल रेसिस्टर R, यहाँ पर R/2 का रेसिस्टर, यहाँ पर R/4 का रेसिस्टर और यहाँ पर R/8 का रेसिस्टर, ऐसे करते करते कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब बाकी ये तो सीरीज में है, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, R प्लस R/2 प्लस R/4 प्लस R/8, ऐसे करते करते कहां तक, इनफाइनाइट तक। कॉमन खींच लो R को, नहीं भी खींचोगे तब भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी खींच लो ताकि एक जीपी दिखे। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 कहां तक, इनफाइनाइट तक। बता ये जीपी है या नहीं, बता ये जीपी है या नहीं है। देख तो 1 में 1/2 का मल्टीप्लाई किया 1/2 आया, 1/2 में 1/2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1/4 आएगा, 1/4 में 1/2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1/8 आएगा। इस तरीके से लग रहा है कि ये जीपी है सर। और कैसा जीपी है, तो ये डिक्रीजिंग जीपी है। कैसा जीपी है, तो ये अपने पास डिक्रीजिंग जीपी है। कैसा है, डिक्रीजिंग जीपी है। तो सिंपली बता दे, तू बता दे, अगर डिक्रीजिंग जीपी है तो यहां से हम लिख सकते R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इंटू इस सब का इनफाइनाइट नंबर का सम A/1 - R। अरे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से R, और इनटू में A का वैल्यू क्या है, 1 है, फर्स्ट टर्म 1, और कॉमन रेशियो क्या होगा, 1/2/1 दैट इज 1/2, यहाँ से 1 - 1/2। सॉल्व कर लो इसको, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, R देखो तो 1/, हो जाएगा नीचे में 2 और ऊपर में 1 हाफ, अरे 1 में से हाफ घटाओगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा। क्या आएगा, 2R आ जाएगा। एक बार आंसर मैं मैच कर लेता हूँ, क्या 2R आंसर है, तो बिल्कुल अपने पास है ना, 2R इसका क्या आंसर है। बाकी एक और क्वेश्चन है ना, वो मैं लिख देता हूँ होमवर्क के लिए आपको। फिलहाल आप इसे लिख लो, नोट डाउन करो इसे, है ना, इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद है ना आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ, उसका आंसर दे दूंगा। सेम क्वेश्चन है जो पहला बनाया था ना, जहां Q था, सॉरी जहां M था वहां बस Q लगाना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो होमवर्क जो है उसको मैं लिख देता हूं, आप लोग बना करके आंसर कमेंट करना, मैं आंसर नहीं लिख रहा उसका, है ना। वैसे मुझे पता है लास्ट तक कितने बच्चे देखते हैं है ना, पर कोई बात नहीं, अगर देख पाओगे कोई तो कमेंट करना। क्वेश्चन है सिंपली फाइंड नेट फोर्स ऑन Q0, और क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। बोल दिया यहाँ Q0 है, ठीक है, यहाँ Q0 है, और यहाँ है सिंपली A डिस्टेंस पर Q, 2A डिस्टेंस पर है फिर से Q, 4A डिस्टेंस पर है Q, और यहाँ पर क्या 8A डिस्टेंस पर फिर से Q, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक गया। तो बताओ Q0 पर नेट फोर्स क्या होगा। इसका आप आंसर बता देना कमेंट में, अगर किसी बच्चे से ना बने तो आप कमेंट करना, मैं आंसर शेयर कर दूंगा इसका, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा जीपी का लेक्चर। तो अब बात करते हैं कि 4-5 दिन से लेक्चर क्यों नहीं आ रहा था, थोड़ा सा तबीयत खराब था, आज एनर्जी भी थोड़ा सा लो लग रहा होगा, है ना, तो बस इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग। तो जानबूझ करके लेक्चर ना लाना मेरा ये नहीं है कि मैं नहीं लाऊं। तुमको जितना पढ़ने में मजा नहीं आता है उतना हमको पढ़ाने में मजा आता है, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो मैं ठीक ठाक रहूंगा, सारी चीजें ठीक ठाक रहेंगी, तो लेक्चर आएंगे। अगर नहीं आ रही है तो कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए, है ना। तो यही बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है, चलिए बाय बाय।